कहानी की शुरुआत होती है साल 1990 से। दो लोग लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। उनमें से एक है डिटेक्टिव चोई ह्योंगू और दूसरा है एक सीरियल किलर। इस किलर ने 1986 से 1990 के बीच 10 औरतों का खून किया है और चोई को यकीन है कि उसके पास एक 11वीं लड़की अभी भी है जिसे वो किसी भी हालत में ढूंढना चाहता है। लड़ाई में वो किलर एक और औरत को घायल कर देता है और भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पर रुक जाता है। चोई भी उसका पीछा करके वहां आता है, पर वो किलर चोई को चकमा देकर उस बिल्डिंग से कूद जाता है और एक अंधेरी गली में छुप जाता है। चोई जब उस गली में पहुंचता है तब किलर मौका देखकर उस पर चाकू से वार कर देता है। चोई नीचे गिर जाता है, मगर फिर भी वो उस 11वीं लड़की के बारे में उस किलर से पूछता है। किलर उसे कुछ नहीं बताता और बदले में धमकी देता है कि अगर अगली बार चोई ने उसे परेशान किया तो वो उसकी माँ को मार देगा। किलर चोई को मारता नहीं है, ये बोलकर कि उसका इस खेल में एक बहुत ही बड़ा रोल है, पर उसके मुंह पे चाकू से एक बहुत बड़ा घाव कर देता है और वहां से चला जाता है। चोई किसी तरह उस किलर के पीठ पे गोली मारने में कामयाब हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 2005 में। 15 साल बीत गए हैं। चोई उस किलर को ढूंढने में नाकामयाब रहा और इस गम को भुलाने के लिए अब वो शराब में डूबा रहता है। चोई उस गली में वापस खड़ा हुआ होता है कि तभी उसे एक कॉल आती है और वो फौरन उस कॉलर के घर पहुंचता है। कॉलर का नाम है जंग ह्यून सिक और वो उन 10 विक्टिम्स में से एक का बेटा है। 15 साल में इस केस की स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गई है। मतलब किसी केस की अगर कार्रवाई 15 साल के भीतर नहीं की जाए तो वो केस फिर कभी लड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि किलर अब आज़ाद है। ह्योन सिक चोई को उसकी माँ के मरने के बाद उसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करता है और इससे पहले चोई कुछ कर पाता वो छत से कूदकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि अब उससे अपनी माँ के कातिल को कभी सज़ा न मिलने का गम बर्दाश्त नहीं होगा। 2 साल बाद साल 2007 चल रहा है। चोई शराब पीकर अपने घर में सोया हुआ होता है, तभी उसकी माँ उसे फ़ोन पकड़ाती है। चोई को खबर मिलती है कि ली डोशियोक नाम के एक आदमी ने एक किताब आई एम द मर्डरर रिलीज की है, जिसमें उसने 17 साल पहले हुए उन सारे मर्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। उसकी बुक में उन सभी मर्डर्स के बारे में डिटेल्स में लिखा है और वो उन सभी खून का कन्फेशन कर रहा है। उसके पीठ में चोई की मारी हुई गोली अभी भी है, जिसे वो सबको दिखाता है। जब रिपोर्टर्स उससे ये पूछते हैं कि अब जब स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर हो चुकी है, अब इस कन्फेशन का क्या फ़ायदा, बदले में वो यही बताता है कि वो अपनी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा है और पछतावा करना चाहता है। उसके गुड लुक्स और इस पछतावे वाली बैक स्टोरी के कारण उसकी बुक बेस्ट सेलर हो जाती है। डोशियोक पब्लिकली कई डोनेशन करता है और अपनी इमेज सुधारने के लिए विक्टिम्स की फैमिली के घर जाकर अलग अलग तरीके से माफ़ी भी मांगता है, पर सब कुछ कैमरा के सामने। इससे दिन पर दिन उसकी इमेज पॉजिटिव बनती चली जाती है। डोशियोक चोई से मिलने पुलिस स्टेशन भी जाता है। उन सभी रिपोर्टर्स के सामने वो उससे भी माफ़ी मांगता है, मगर चोई उसे एक बहरूपिया कहता है और बताता है कि वो असली किलर के नाम का बस फ़ायदा उठा रहा है। डोशियोक उसे उकसा देता है, जिस कारण दोनों के बीच थोड़ी झड़प हो जाती है। इन सब के बीच कुछ विक्टिम्स की फैमिली इकट्ठी होती है और डोशियोक से बदला लेने का प्लान बनाती है। उन सबको लीड कर रही है हान जीसू, जो उस 11वीं लड़की सो योन की माँ है। वो सब डोशियोक को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। डोशियोक जब स्विमिंग करने जाता है, उनमें से एक उस पूल में सांप छोड़ देता है। जब सांप डोशियोक को काटता है, तब बाकी के 2 पैरामेडिक्स का भेष लेकर डोशियोक को वैन में ले लेते हैं, पर तब तक पीछे से असली पैरामेडिक्स भी आ जाते हैं और उनका भांडा फूट जाता है। फिर भी वो लोग डोशियोक को किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। वो उसे अभी के लिए एंटीडोट दे देते हैं, क्योंकि जीसो अपनी बेटी की लाश कहाँ दफन है ये जानना चाहती है। चोई अपने नेटवर्क से ये पता लगा लेता है कि डोशियोक को आखिर किसने किडनैप किया है, पर वो अपने साथियों को इस बारे में कुछ नहीं बताता और अकेले ही उसे बचाने निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो डोशियोक को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। डोशियोक अपने किडनैपर्स पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाता और अपने फैंस के साथ एक क्रेजी इनकाउंटर बोलकर बात को वहीं ख़त्म कर देता है। इस कंट्रोवर्सी का और फ़ायदा उठाने के लिए एक टेलीविज़न स्टेशन चोई और डोशियोक को अपने शो में इनवाइट करता है ताकि इस केस को डिस्कस किया जा सके। चोई ये कहता है कि डोशियोक सिर्फ एक फरेबी है,
पर डोशियोक अपने किलर होने की बात पर अड़ा रहता है। तभी स्टूडियो में एक कॉल आता है। वो कॉलर अपना नाम जे बताता है और सबसे ये कबूल करता है कि असली किलर वो है, डोशियोक नहीं, और चोई सच बोल रहा है। सब सकते में आ जाते हैं। चोई तुरंत कॉल को ट्रेस करवाता है। पता चलता है कि कॉल उसके ही घर से की गई है। डर के मारे वो तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है, पर उसकी माँ फोन नहीं उठाती। घर आकर वो सीधा उनके कमरे में जाता है, पर वो अपने कमरे में नहीं होती। तभी उसकी नज़र शीशे पे लगे नोट पे जाती है। उस पर जे ने लिखा होता है कि उसने उससे पहले आगाह किया था कि आगे अगर चोई ने उसे परेशान किया तो वो उसकी माँ को मार देगा। चोई वहीं पे टूट जाता है। तभी उसकी माँ आवाज़ सुनकर अपनी माँ को जिंदा देखकर चोई की सांस में सांस आती है। तभी खिड़की से वो सामने वाली बिल्डिंग में जे को देखता है। उसका पीछा करके जब वो उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहाँ जे की जगह एक कैसेट और खून से लथपथ एक चाकू जो जे ने उसके लिए छोड़ा है वो उसे मिलता है। जब चोई वो कैसेट चलाता है तो देखता है कि उस किलर ने उस 11वीं लड़की सोयून की हत्या से कुछ मिनट पहले की रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग में वो रो रही है और किलर से आखिरी बार किसी की आवाज़ सुनने को कहती है। वो आवाज़ डिटेक्टिव चोई की ही होती है। पता चलता है कि सोयून चोई की गर्लफ्रेंड थी। वो बार बार उस रिकॉर्डिंग को सुनता है। अगले दिन चोई मीडिया को वो चाकू दिखा के बताता है कि जे ने जो चाकू उसे भेजा उस पे लगा खून उसी के डीएनए से मैच करता है जो उस रात जे ने उसे मारा था। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली कातिल कौन है, डोशियोक या जे। उधर डोशियोक मीडिया को ये प्रूफ देता है कि उसके लॉकर से वो चाकू और कैसेट किसी ने चोरी किया है और असली किलर वही है। पब्लिक अभी भी उसी पर भरोसा करती है। ये देखकर जे चोई को कॉल करता है और उसे सच सामने लाने को कहता है। डोशियोक अपनी इमेज सुधारने के लिए अपनी सारी जायदाद डोनेट कर देता है, जिससे उसे पब्लिक की और ज़्यादा हमदर्दी मिलती है। फाइनली उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जे डोशियोक को लाइव इंटरव्यू के जरिए एक फाइनल डिबेट के लिए बुलाता है, जिसमें वो प्रूव कर देगा कि असली कातिल वही है। वो उस लोकेशन की वीडियो भी भेजता है जहां उसने सोयून को दफनाया है, और ये वो उसी इंटरव्यू वाले दिन डिस्क्लोज करेगा जब जे, डोशियोक और डिटेक्टिव चोई तीनों होंगे। उधर विक्टिम्स की फैमिली भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर में किलर कौन है। जीसू डिसाइड करती है कि वो खुद उस स्टूडियो में किलर को मार देगी, भले ही उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ पता चले या ना चले। इसलिए वो पेन में जहर भरकर स्टेशन पहुंचती है। शो का टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। फाइनली जे स्टूडियो में एंट्री करता है और सबके सामने अपना मास्क हटाता है। वहां आकर वो यही कहता है कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो जाने के कारण उसे सच एक्सेप्ट करने में अब कोई डर नहीं कि वो सभी खून उसी ने किए हैं। फाइनली इंटरव्यूअर डोशियोक से एक बार फिर से पूछता है कि क्या अब भी खूनी होने के दावे पे अड़ा हुआ है, मगर इस बार डोशियोक सच बोलता है और बताता है कि उसने दरअसल कोई खून किया ही नहीं। सब हैरान हो जाते हैं। इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि अगर उसने कोई खून नहीं किया तो हर केस की इतनी बारीकी से डिटेल उसके पास कैसे आई। डोशियोक फाइनली आप खुलासा करता है कि ये सब तो सिर्फ प्लानिंग थी। असल में ये किताब उसने नहीं बल्कि डिटेक्टिव चोई ने लिखी है। उसकी असली पहचान डोशियोक नहीं बल्कि जंग ह्यूनसिक है, जिसे सब 2 साल पहले मरा हुआ समझ रहे हैं। डिटेक्टिव चोई ने उसे बचा लिया था और उसका चेहरा उस एक्सीडेंट में बुरी तरीके से घायल हो चुका था। इस वजह से उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। ये सारी कहानी उन्होंने इसलिए रची ताकि असली कातिल सामने आ सके। अब डिटेक्टिव चोई बताता है कि उसे पता था कि किलर को फेम बहुत पसंद है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके हिस्से का फेम किसी और को जा रहा है वो सामने ज़रूर आएगा। जे ये सब सुनकर शॉक हो जाता है, पर फिर भी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन ख़त्म होने के कारण डिटेक्टिव चोई का मजाक ही उड़ाता है कि वो अब लेट हो चुका है। चोई एक बार फिर से वो कैसेट चलाता है जो जे ने उसे दी थी और सभी को बैकग्राउंड की आवाज़ सुनने को कहता है। बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही होती है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा होता है, जो कि रात 12 बजे किया गया था। डिटेक्टिव चोई ये बताता है कि ये इलेक्शन 19 अगस्त 1992 में हुए थे और इससे ये प्रूव होता है कि उसने सो योन को 19 अगस्त 1992 रात 12 बजे मारा और आज 18 अगस्त और रात के 11:45 बज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन को एक्सपायर होने में अभी पूरे 15 मिनट बाकी हैं, इसलिए वो उसे अब गिरफ्तार कर रहा है। ये सुनकर जे घबरा कर नीचे बैठ जाता है।
मगर हंसते हुए ये सब कबूल करता है कि उसने सोहियन को किडनैप करके 2 साल उसे जिंदा रखा और 2 साल तक उसका रेप करता रहा। मारने से पहले वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, मगर फिर भी उसने उसको बख्शा नहीं और मार दिया। चोई ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, पर सब उसे रोक लेते हैं। मौका देखकर जे वहाँ से भाग जाता है। चोई और योनसिक दोनों उसका पीछा करते हैं। काफ़ी लड़ाई के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, पर किसी को भी उसकी गिरफ्तारी से संतुष्टि नहीं होती। सब उसे मारना चाहते थे। चोई जीसू से वो पेन ले लेता है और खुद ही उसको मार देता है। इसके लिए उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। 2012 में वो आज़ाद होता है और बाहर सब उसका वेट कर रहे होते हैं उसे वेलकम करने के लिए। जीसू चोई को अब मूव ऑन करने के लिए कहती है और कहानी इस तरह ख़त्म होती है।